नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे वीवीआईपी गेस्ट जब दिल्ली के यूपी और उत्तराखंड के सदन में ठहरते हैं तो उनके लिए वहां पर स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं होती है। हमारी टीम ने आज पड़ताल की है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि इंदिरा हृदयेश का निधन जिस प्रकार हुआ, अगर डॉक्टरों की सुविधा होती तो आज स्थिति कुछ और होती। और इन्हीं सब खबरों को अगले आधे घंटे तक विस्तार से हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देश की राजधानी दिल्ली में लगभग सभी राज्यों के अपने सदन और भवन हैं जहां पर सभी वीवीआईपी और माननीय रुकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सदनों में क्या इन माननीयों के लिए व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। इस सच्चाई को समझने के लिए हमने कुछ रियलिटी चेक किए हैं। देखिए क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है। हमारे कैमरे में कैद हुई बद इंतजामी। 28 कमरे 70 माननीय कैसे करेंगे एडजस्ट। उत्तराखंड सदन में क्यों नहीं है कोई डॉक्टर। अचानक तबीयत खराब होने पर कहां जाएंगे माननीय। आखिर बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन। देश को ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को इस समय तगड़ा झटका लगा जब हृदय गति रुकने के चलते कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। लेकिन यहां सवाल उठता है कि उत्तराखंड सदन में जब इंदिरा हृदयेश की तबीयत खराब हुई थी उस समय अगर कोई डॉक्टर मौजूद होता तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्हीं समस्याओं की पड़ताल करने हमारी टीम दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित उत्तराखंड सदन पहुंची, जहां 28 कमरों वाली एक आलीशान इमारत है। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित सभी माननीय ठहरते हैं। इनके लिए अनुभवी डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, उत्तराखंड सदन में महज 28 कमरे हैं, जिसकी वजह से हमेशा यहां पर आवासीय संकट भी बना रहता है। उत्तराखंड का अपना एक भवन निर्माणाधीन है, वह अगर बन गया तो कुछ सुविधाएं मुकम्मल हो सकती हैं। उत्तराखंड को राज्य बने हुए 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी उत्तराखंड का दिल्ली स्थित सदन सुविधाओं की बाट जो हो रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी भी तमाम तरह की असुविधाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का सदन अगर देखा जाए एकमात्र आवासीय सदन है जहाँ पर केवल 28 कमरे हैं और 2 वीवीआईपी के, जिसमें एक मुख्यमंत्री का और एक गवर्नर का। इसको छोड़कर कुल 28 कमरों में इस सदन के सारे माननीय यहीं ठहरते हैं, चाहे वो वर्तमान मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, विधायक हों, सांसद हों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, तमाम दायित्वधारी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे माननीयों का इसी 28 कमरों वाले उत्तराखंड सदन में रुकना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ओवरऑल तादाद के लिहाज से बात किया जाए तो उत्तराखंड सदन में माननीयों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इसके साथ ही माननीयों के लिए रहने के लिए कमरों की ही सबसे बड़ी व्यवस्था है, जो सबसे बड़ी असुविधा है। और इसके साथ हर एक माननीय के साथ उसका एक पूरा स्टाफ होता है। उनके पायलट होते हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है, उनके पर्सनल स्टाफ होते हैं, वो तमाम लोग होते हैं। और उनके रहने तक के लिए सदन में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने आपको दिखाया कि सिक्योरिटी की स्थिति क्या है। कुछ इसी तरह के हालात यहाँ पर उनके आने वाले सपोर्टिंग स्टाफ के हैं। सपोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ माननीयों के रहने के लिए भी कई बार प्रबंधन को होटल्स में कमरे बुक कराने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि उत्तराखंड सदन में अभी भी आवासीय व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उत्तराखंड सदन में माननीयों की सुरक्षा के लिए हर वक्त 40 से 50 पीएससी के जवान सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इन पीएससी के जवानों के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पूरे दिन सुरक्षा में तैनात रहने वाले पीएससी के जवान बेसमेंट में टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। वहां न तो शौचालय की सुविधा है, न ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था। इतना ही नहीं, एनडीएमसी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी बेसमेंट में कोई भी आवासीय व्यवस्था नहीं हो सकती। बावजूद इसके उत्तराखंड सदन में बेसमेंट में सुरक्षाकर्मी रहने को मजबूर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सभी राज्यों के अपने अपने सदन हैं। उन सदनों का प्रोटोकॉल है, उनकी नियमावली है। वहाँ पर सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक वो सारी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए जो गाइडलाइन में निर्धारित है।
आपको जरा मैं उत्तराखंड सदन की एक तस्वीर दिखाता हूँ। दरअसल ये उत्तराखंड सदन का बेसमेंट है। पहले आपको दिखाता हूँ, बेसमेंट पार्किंग है। यहाँ पर बेसमेंट में ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह मुकर्रर की गई है, लेकिन आपको मैं सामने दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो उत्तराखंड सदन की सुरक्षा में तैनात जो पीएसी की बटालियन है, उनके पास रुकने का कहीं जगह नहीं है। मजबूरी में बेसमेंट पे ये पीएसी के जवानों के लिए एक तरह से टेंट लगा करके किसी तरीके से ये पूरी जगह बना दी गई है। और जो पीएसी के जवान हैं वो इसी कैंप में रह रहे हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी के लिए यहाँ रहना ज़रूरी है, लेकिन रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और यही वजह है कि ये पीएसी का ये पूरा जो है यहाँ पर टेंट लगाया गया है और यहीं पर वो रहने को मजबूर है। जबकि नियमों के मुताबिक, एनडीएमसी गाइडलाइन के मुताबिक भी जो भी बेसमेंट है, बेसमेंट में पार्किंग के सिवा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सिक्योरिटी के रहने के लिए कोई इंतजामात नहीं है। ऐसे में मजबूरी में जो सिक्योरिटी के जवान हैं उनको बेसमेंट पर रखा जा रहा है, जबकि सदन की गाइडलाइन के मुताबिक सदन को ये व्यवस्था करनी होगी कि जो उनके सिक्योरिटी में तैनात होंगे उनके रहने की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तराखंड सदन की बात करें तो यहाँ पर माननीयों के लिए कमरे नहीं हैं, माननीयों के रहने की मुकम्मल जगह नहीं है। ऐसे में भला सुरक्षा में तैनात ये जवान कहाँ रहेंगे, इसकी व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दिन रात रह करके सुरक्षा करते हैं, लेकिन खुद किस हालात में रहते हैं उसकी बानगी आपको ये पूरा टेंट और ये व्यवस्थाएं साफ तौर पर बता रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि इन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बेहतर आवासीय व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे वक्त में जब कोविड गाइडलाइन के पालन करने की बात की जाती है, कोरोना का कहर है, कहा जाता है कि साफ सफाई रखना ज़रूरी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। आप इतने में अगर पूरी बटालियन, पूरे सारे लोग रह रहे हैं, तब इनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या हो सकती है, ये सोचने वाली बात होगी। इंदिरा हृदय के उत्तराखंड भवन में निधन के बाद कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उत्तराखंड भवन में स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है। नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर्स चाहे वीआईपी हो चाहे आम आदमी हो, डॉक्टर्स और नर्सेज और मेडिकल फैसिलिटीज़ हर किसी की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हर इंसान को मिलना चाहिए, उसका मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं पर उसका मौलिक अधिकार है, वो टैक्स पेयर है इस देश का। ऐसे में उत्तराखंड सदन हो या चाहे कोई छोटा कस्बा, हर जगह डॉक्टर्स की उपलब्धता होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि वहाँ पर अगर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम होती तो शायद हम डॉक्टर इंदिरा हृदय को आज बचा पाते। ये माननीय देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे देश की दिशा तय की जाती है, जिसके लिए वो राजधानी दिल्ली में आते हैं। लेकिन यहाँ अगर अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाए तो इनके लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। जरूरत पड़ने पर इनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड सदन में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं करना चाहिए? अगर समय पर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो इंदिरा हृदय की तरह घटनाएं एक बार फिर आमने सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अभी आपने उत्तराखंड के सदन का हाल देखा, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि यूपी सदन की तस्वीरें, जहां की बद इंतजामी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यूपी सदन का हाल बेहाल, वेंटिलेटर पर सदन की स्वास्थ्य सेवा। यूपी सदन की पूरी दास्तां कैमरे में कैद। स्वास्थ्य सुविधा भगवान भरोसे। अभी आपने उत्तराखंड सदन की बदहाली की तस्वीरें देखी। हमारी टीम जब यूपी सदन पहुंची तो यूपी सदन में भी कमोबेश हालात कुछ इसी तरह नजर आए। इंदिरा हृदय की दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई मौत के बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में माननीयों की सुविधाओं के लिए बनाए गए इन सदनों में आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? यूपी सदन की स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो यहां सब कुछ भगवान भरोसे ही है। इस सदन में एक डिस्पेंसरी है जहां सिर्फ छोटी मोटी समस्याओं के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। यहाँ की डिस्पेंसरी में केवल एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय तैनात है। कहने को एक डॉक्टर की भी तैनाती है, लेकिन डॉक्टर लंबी छुट्टी पर है। यहाँ पर तैनात डॉक्टर मनु भटनागर के छुट्टी पर होने की वजह से
गाजियाबाद की बमहेता पीएससी में तैनात डॉक्टर हेमंत पांडे को यूपी सदन का भी चार्ज दिया गया है, लेकिन वह सदन में मौजूद ही नहीं मिले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि तमाम माननीय की स्वास्थ्य सुविधाएं यहां भगवान भरोसे ही हैं। ऐसे में कैसे वीवीआईपी की स्वास्थ्य की देखभाल होगी? यहाँ पर मतलब जैसे सदन है, सदन में हेल्थ की क्या फैसिलिटी है, उसको बेसिकली मैं समझने के लिए आपके पास आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे माननीय आते हैं यहाँ पर। ये डिस्पेंसरी है ये। ओके। तो डिस्पेंसरी में एज ए फर्स्ट एड जो होता है वही उपलब्ध होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरवा के रखा है, दो तो ऑलरेडी हमेशा भरा रहता है। तो सीधे बात ही कर लेते हैं सबसे पहले, बता देते हैं आप। अरे चलो पहले बता दो फिर हाँ। तो एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है, हाँ। दूसरे जो भी इंजेक्शन दवाई वाई होती है इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड जो होता है, केवल डिस्पेंस लेवल की ही फैसिलिटी है यहाँ पर, बेसिक चीज ये मान के चले। ड्यूरेशन क्या होता है आप लोगों के यहाँ रुकने का? 10 से 4 होता है। और जो इमरजेंसी होती है 4 बजे के बाद, जैसे जो डॉक्टर, क्योंकि एक डॉक्टरी पोस्ट है, एक फार्मासिस्ट, मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर नहीं जो है? डॉक्टर हैं वो गए हुए हैं, क्योंकि जो डॉक्टर मनु भटनागर है पोस्टेड है वो इस टाइम में वहाँ पर है, छुट्टी पर है, कश्मीर गई हुई है। मतलब उनको प्रॉब्लम थी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, उनके हस्बैंड IPS हैं, तो वो ही गए। अच्छा, लेडी है? हाँ, उनकी जगह पे आजकल डॉक्टर हेमंत पांडे हैं, वो आए हुए हैं, तो दोनों जगह देख रहे हैं। कहाँ? मतलब गाजियाबाद भी देख रहे हैं वो, और यहाँ भी देख रहे हैं। तो अभी यहाँ आए हुए थे, फिर अभी गए हैं वो। डॉक्टर मनु काफ़ी दिन से छुट्टी में है क्या? नहीं, अभी जो है 5 तारीख से गई है। हमारी टीम जब स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल कर रही थी तो वहां की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के रहने की व्यवस्था पर नजर पड़ी। यहां पर भी सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई मुकम्मल जगह मुहैया नहीं है, इसलिए अवैध ढंग से यूपी सदन के बाहर उन्होंने अपने अस्थायी आवास बना लिए हैं। फुटपाथ पर बनाए गए पीएससी आवास पूरी तरह से अवैध है, लेकिन जब रहने की कोई जगह नहीं दी गई है तब यह सुरक्षा कर्मी क्या करें? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के दिल्ली स्थित यूपी सदन में स्वास्थ्य को लेकर क्या सुविधाएं हैं, उसे समझने के लिए हम इस वक्त यूपी सदन के कमरा नंबर 107, जिसको यूपी सदन में डिस्पेंसरी के तौर पर जो है यहाँ पर बनाया गया, ये है यूपी सदन की डिस्पेंसरी। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में यूपी भवन और यूपी सदन दो अलग अलग भवन हैं, और दोनों भवनों में खास करके यूपी सदन की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्तमान सरकार में मंत्री, इसके साथ ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हाई कोर्ट के जो है जज, वो सारे लोग यहाँ पर आके रुकते हैं। यानी कि तमाम VVIPs इस यूपी सदन में रुकते हैं। अगर यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो बेहद हैरान कर देने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय की तैनाती है, लेकिन डॉक्टर भी छुट्टियों पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद के एक डॉक्टर को यहाँ का चार्ज दिया गया है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो केवल एक ये फार्मासिस्ट हैं, केवल यही यहाँ पर मौजूद। सर एक चीज़ ये बताइए, क्या नाम है आपका पूरा? GP शुक्ला। आप फार्मासिस्ट हैं यहाँ पर? जी। डॉक्टर कहाँ हैं यहाँ? डॉक्टर अभी गए हुए हैं गाजियाबाद। मतलब मेन यहाँ के डॉक्टर छुट्टी पे हैं? जी, मेन डॉक्टर। और यहाँ चार्ज में कौन डॉक्टर हैं? डॉक्टर हेमंत पांडे। वो कहाँ के हैं? वो गाजियाबाद गए हुए। गाजियाबाद। वो वहाँ किसी अस्पताल में अटैच हैं? जी जी। किस अस्पताल में? वो यहाँ पर आते हैं कभी कि नहीं? हाँ, अभी आए थे, सुबह में भी आए थे। अच्छा, तो कैसे वो करते हैं, मतलब यहाँ और वहाँ में कैसे? अगर अचानक यहाँ पर किसी VVIP को कोई प्रॉब्लम होती तो कैसे मैनेज करते हैं? वो आके गाजियाबाद से यहाँ आने में ही 1 घंटे का समय लगता है। अगर किसी भी VVIP को कोई इमरजेंसी होती है तो कैसे ट्रीट कर पाते होंगे? फिर आके वो देखते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। आप लोगों के पास क्या सुविधाएं हैं हेल्थ फैसिलिटी के लिहाज से देखा जाए? अब फर्स्ट एड तो सारी सुविधा है, जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, और जो भी दवाइयाँ हैं वो सारी उपलब्ध हैं, जो भी मतलब ज़रूरत होती है। कोई एम्बुलेंस, कोई यहाँ पर
एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटीज? नहीं, एम्बुलेंस तो नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ लेके तुरंत ये सफदरजंग हॉस्पिटल या एम्स वगैरह में जाती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो फार्मासिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सफदरजंग या फिर एम्स, इन अस्पतालों में लेकर के जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो एक वीवीआईपी की जान बचा सकता है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 10 से 4 डिस्पेंसरी है। यानी कि अगर आप 10 से 4 के बीच में बीमार हो रहे हो तब तो आप बच सकते हो, अन्यथा उसके बाद आप भगवान भरोसे हैं। जब यहाँ पर डॉक्टर आएंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर उनको बेसिक ट्रीटमेंट मिलेगा, और उसके बाद फिर वो अगर रेफर करते हैं तो आप अस्पतालों में जाइए। सीधी सी बात यह है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का जो सदन है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा भगवान भरोसे ही है, क्योंकि ना तो यहाँ पर डॉक्टर की मौजूदगी है, और जो है भी तो महज कुछ घंटों के लिए, यानी 10 से 4 के बीच में। उसके बाद यहाँ पर कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है, और जो सुविधाएं हैं भी वो केवल डिस्पेंसरी लेवल की हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप सिम्टम्स बताइए और दवा लीजिए और उसके बाद आप जाइए। तो ये सवाल उठते हैं आखिर कि स्वास्थ्य, इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं के भरोसे आखिर कैसे माननीय स्वस्थ रह पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, यूपी सदन, दिल्ली। यूपी सदन हो या उत्तराखंड सदन, यहाँ पर अगर किसी भी नेता की अचानक तबीयत खराब होती है तो उसे देखने और संभालने वाला कोई नहीं है। इलाज के लिए बाहर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। लिहाजा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की बदइंतजामी क्यों है, इसे कब ठीक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो आपने देखा यूपी सदन का हाल, और वैसे ही उत्तराखंड सदन में भी यही हाल है। यानी कुल मिलाकर ज़रूरत है इस पर लापरवाही न बरत के सावधानी से ध्यान रखने की। फिलहाल इतना ही।